तो महाराष्ट्र का महाराजा आखिर कौन होगा, विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया अकुश जी अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले आंचल मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह सहयोगियों के लिए कितना बड़ा दिल दिखाएंगे, सभी की नजर इस पर है। बिल्कुल देखिए, सबकी नज़र इसी बात पे लगी हुई है क्योंकि इससे पहले देखिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गली की हड्डी बनी हुई थी। लेकिन देखिए आपसी सहमति से, क्योंकि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, तो वही आपसी सहमति जो है वो बनाई गई। और कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पीसी की, उसमें साफ तौर पर ये नज़र आया कि अब समाधान निकल चुका है। और आज केवल देखिए, चाहे एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, इसके अलावा अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तीनों ही नेता जो है मुलाकात करने वाले हैं आज अमित शाह से। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि देखिए अजीत पवार दिल्ली क्योंकि पहुंच चुके हैं, और देखिए 26 रकाबगंज ये जो बगला है, और प्रफुल्ल पटेल की हम बात कर रहे हैं, और एनसीपी की अजीत पवार की जो मीटिंग है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। और इससे पहले देखिए ये मीटिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि हर दल को ये रहता है कि आखिरकार उनकी सरकार में क्या कुछ भूमिका रहेगी। और खास करके देखिए जब आप किसी पार्टी के साथ में आप उनके घटक दल होते हो तो ये सवाल आपके जहन में जरूर रहता है। हर एक नेता के मन में ये सवाल रहता है कि उनके जितने भी जीते हुए विधायक हैं उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज चर्चा कर रहे हैं अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। देखिए मीटिंग जो है इनकी शुरू हो चुकी है, और अब से देखिए 10 से 15 मिनट पहले मीटिंग इसी 26 रकाबगंज पे शुरू हुई है, जहां पर अजीत पवार विस्तृत रूप से प्रफुल्ल पटेल के साथ पे चर्चा कर रहे हैं कि जितने उनके आंचल हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी मुंबई से जुड़ गया है। अभिषेक मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी क्या लगता है कौन होगा स्थायी मुख्यमंत्री? ये आपने जो शब्द जोड़ा ना, स्थायी मुख्यमंत्री, ये सही बात है, अच्छा है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और अच्छा है। और महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री देखे हैं, इस लिहाज से ये शब्द और महत्वपूर्ण है। और स्थायी जो पहले था देवेंद्र फडणवीस, इस बार भी वही स्थायी होगा। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई शंका आशंका होने वाली है। और अगले 5 वर्षों तक, मैं 5 वर्षों का हिसाब किताब इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट है उनके पास भारतीय जनता पार्टी का। और इसके अलावा आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की सेना और एनसीपी शरद पवार, ये दोनों में टूटफाट होगी। और इसके काफी सदस्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी में या तो समाहित हो जाएंगे या एक अलग दल बना करके उनके साथ आ जाएंगे। तो दिन पर दिन ये अदर्श के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और अजीत पवार को ये अंदाजा है कि वो जिस स्थिति में है उसमें भारतीय जनता पार्टी या संघ का बहुत बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी का तो होना भी चाहिए घटक दल से, लेकिन संघ का बड़ा दौर होने की वजह से वो उनका रहेगा। हाँ, शिंदे गुट जो है वो एक दबाव की राजनीति में रखने की कोशिश करेगा। एकनाथ शिंदे के बेटे संभवतः विधानसभा में। ठीक है अकुश श्रीवास्तव जी, मैं सर आपके पास फिर आऊंगी वापस। बीजेपी की तरफ से अपने सहयोगी दलों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, बकायदा वहां पर तीनों अगर चेहरों की बात करते हैं महाराष्ट्र में, वहां पर मौजूद रहेंगे और एक बड़ी मीटिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल देखिए, बड़ी रणनीति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी क्योंकि जो सहमति हुई है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि जो एकनाथ शिंदे सहमत हुए हैं, अजीत पवार सहमत हुए, कुछ महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहेंगे, महत्वपूर्ण, चाहे उसमें हम गृह मंत्रालय की बात करें तो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है वो उन्होंने मांग की है कि वो उनके पास रखे जाए, उनको दिए जाए। अब ऐसे में देखिए हर गुट अपनी भूमिका के बारे में भी थोड़ा क्लियर होना चाहता है, इसलिए देखिए महत्वपूर्ण बैठक आज अमित शाह जी के साथ में होने वाली है, जिसमें तीनों ही लोग मौजूद रहेंगे, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, या फिर देखिए अजीत पवार की बात करें। और अजीत पवार क्योंकि देखिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो अपने नेताओं के साथ दिल्ली में 26 रकाबगंज पर प्रफुल्ल पटेल के घर पर बैठक कर रहे हैं, जहां पर देखिए वो रणनीति बना रहे हैं क्योंकि अमित शाह के साथ सामने जब वो जाएंगे आप तो इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। आंचल बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। मेरे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक देखिए, आज सुबह ही जब मैं आपसे बात कर रही थी तो हम इस पर भी बात कर रहे थे कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अपने जो दल के नेता है, यानी कि देवा भाऊ कुछ चाहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता की मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता है जो इसका विरोध कर रहे हैं।
बिल्कुल। लेकिन इसके पहले आपको बताऊं, एक बड़ी खबर बता दूं आपको कि चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं मीटिंग को लेकर, देवेंद्र फडणवीस अभी अभी दिल्ली के लिए मुंबई से निकल चुके हैं। यह ब्रेकिंग चला सकते हैं कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो नेता है मुंबई से जाने वाले, आप अजीत पवार की बात करिए, अजीत पवार सुबह सुबह निकल गए, लेकिन अभी अभी हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो यह एक बड़ी खबर है। थोड़ी देर बाद ही एक नाथ शिंदे भी मुंबई से रवाना होंगे दिल्ली के लिए, यानी तीनों नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे। जानकारी ये मिल रही है करीबन रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मुलाकात हो सकती है अमित शाह से, और ये बड़ी मुलाकात होगी और बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन हाँ, बात सही है कि देखिए, जिस तरीके से हम सवाल पूछा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पे लगातार यहाँ पर गहमागहमी चल रही है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, देखिए ये बात तो साफ है कि अगर एक नाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों साइड हो गए, यानी चापता ऊपर पहले से रेस में थे लेकिन अब रेस से बाहर हो चुके हैं, तो यह साफ है कि महाराष्ट्र में कोई दूसरा बड़ा नेता अगर बीजेपी का खासतौर से मुख्यमंत्री बनाया जाना, तो नाम बिल्कुल एक नंबर पे देवेंद्र फडणवीस का नाम है। इसमें कोई दो मत नहीं। देवा भाऊ कहें या देवेंद्र फडणवीस कहें, उनका नाम पहले नंबर पर चल रहा है। लेकिन अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले पर क्या चाहता है, देखिए देवेंद्र फडणवीस के बारे में कई सारे पॉजिटिव चीजें भी हैं। वह संघ से काफी नजदीकी रखते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के काफी क्लोज माने जाते हैं। आप देखे होंगे चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें मित्र कहते हैं, मेरे परम मित्र, यह शब्द है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवेंद्र फडणवीस के लिए। यानी वह अपने अच्छा सच्चा मित्र बताते हैं। क्या सच्चा मित्र हो सकता है कि उनके लिए अच्छा सौगात दे, अच्छा गिफ्ट दे महाराष्ट्र के लिए, और या फिर से महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर अकुश श्रीवास्तव जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी सर। पीएम मोदी का देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या हम ये एक फ्रेंडली जेस्चर मान सकते हैं, या फिर हम इसे ये मानकर चले कि संघ और दिल्ली चाहता है इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो है वह ही महाराष्ट्र का नेतृत्व जो है, वो महायुति का नेतृत्व जो है वो करते हुए नजर आए? अकुश जी, शायद आप म्यूट है। देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी के रिश्ते नाते व्यक्तिगत स्तर पे बहुत अच्छे रहे हैं। 2014 से प्रधानमंत्री बनने से लेकर के और फिर बाद के जितने 4 चुनाव हुए हैं लोकसभा और विधानसभाओं के, उन सब में भी देवेंद्र फडणवीस ने एक अलग तटस्थ बात रखी थी। चाहे तो आप देख लीजिए, जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ था 19 वाला, तो उनसे पूछा गया था कि कितनी सीटें मिल जाएंगी, तो नितिन गडकरी भी थे वहां पर और उसके अलावा और नेता भी। तो नितिन गडकरी बोले 16-17 हो जाएंगी, लेकिन फडणवीस ही ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था 40 सीटें हम पा सकते हैं। प्रधानमंत्री को भी ताज्जुब हुआ था, उन्होंने कहा था क्या सही है, तो हाँ, लेकिन वो वही निकला। धीरे धीरे उनके काम करने के स्टाइल, जो कार्यकर्ताएं हैं उनसे मिलने जुलने का तरीका और जो जमीनी काम करने का मामला है, उसमें देवेंद्र फडणवीस आगे थे, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का लगातार उन पर विश्वास होता गया और नरेंद्र मोदी ने उन्हें कई मामलों में विश्वास किया। और अभी ये जो शब्द संबोधन देवेंद्र फडणवीस के लिए किया गया, मेरे प्रिय मित्र, 21-22 साल छोटे हैं वो उनसे, लेकिन किसी को भी इतना बड़ा संबोधन किसी इतने उम्र में कम के नेता के लोगों को, वो भी नरेंद्र मोदी द्वारा, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। खास तौर से 5 साल पहले जब उन्होंने जो त्याग किया था उसका भी देखा जा सकता है। और आपके जो हालात हैं 132 सीटों को लेकर के, 132 सीटों के पाने के बाद में देवेंद्र फडणवीस के आगे पीछे कोई नेता नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी मराठा या गैर मराठा नेता नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस की बराबरी कर सके। इसलिए आज की तारीख में, और इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अपने जो पैर उसने जमाने की कोशिश की उसको और पुख्ता करे। इसलिए मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और नाम सामने नहीं आएगा। अब सिर्फ रणनीति जो देखनी होगी वो शिंदे की देखनी होगी कि वो किस स्थिति में है। और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे, एक नाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तस्वीर रहेगी, क्योंकि मैं इसे इमेजिन कर पा रही हूँ कि जो ये बड़ी जीत मिली है उसके बाद हम देखेंगे कि ये मुलाकात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप सिर्फ बीजेपी के नेता को नहीं बुला रहे हैं। महायुति में जो योगदान एक नाथ शिंदे ने दिया, शिवसेना शिंदे गुट ने दिया और साथ ही अजीत पवार ने दिया, उनको भी एक मंच पर रख रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये वही अमित शाह है। जब जिस दिन फैसला आया था, यानी 23 नवंबर को जब फैसला आया था, महाराष्ट्र जनता ने जब फैसला सुना दिया था अपना, यानी भर भर कर वोट दिया और भारी भरकम सीटें इनकी आई, उस दिन भी अमित शाह ने खुद सभी को फोन किया था। देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था, एक नाथ शिंदे को फोन किया था और अजीत पवार को फोन, सबको बधाई दी थी, सबको शुभकामनाएं दिया था कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से
स्थिति अच्छी आई है। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों नेता मौजूद रहेंगे तो बिल्कुल यह अपने आप में एक अच्छी तस्वीर तो बिल्कुल सही कहा आपने सामने आएगी। लेकिन इसके साथ ही बता दो, देखिए कि महाराष्ट्र का जो सीएम होगा वो दिल्ली से ऐलान नहीं किया, बल्कि ऐलान जो होगा मुंबई में ऐलान किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो कुछ चीजें इनके बीच में बातचीत रह गई है वो बातचीत किया जाएगा, ताकि देखिए जो जानकारी में मिल रही है कि जो सूत्रों के हवाले से जो मेन बुलाया जा रहा है, कि यह बुलाया इसलिए जा रहा है कि जो मंत्रालय के बंटवारे को लेकर जो बातचीत चल रही है, कि मंत्रालय को लेकर एक नाथ शिंदे कुछ अपनी हट लगाए बैठे हैं, कुछ अजित पवार लगाए बैठे हैं कि हमको इतना मंत्री चाहिए, इतना चाहिए, उसको लेकर अमित शाह बात करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार आप लोग मंत्रालय को लेकर क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि एक नाथ शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, नगर विकास मंत्रालय मांग रहे हैं, जो प्रमुख मंत्रालय होता है जो अब तक महाराष्ट्र के सीएम के पास अमूमन रहा करता है। तो तमाम ऐसी मंत्रालय जो है कि एक नाथ शिंदे माने तैयार मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उस पर आम सहमति बनाएगी और अंतिम सहमति बनाएगी। नहीं माना जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात जो हो रही है यह एक फाइनल मुलाकात होगी कि कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा। देखिए आपको पता ही है, विधायक दल का नेता अब तक चुना नहीं गया है। महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे बीजेपी की तरफ से, जो प्रोसीजर होता है पालन करना पड़ेगा और उसके बाद ही यहाँ पर विधायक दल का नेता चुनने का ऐलान मुंबई से किया जाएगा। मुंबई से कौन होगा विधायक नेता, क्या देवेंद्र फडणवीस ही, हालांकि बता रहा हूँ पहले नंबर पे नेता बताए जा रहे हैं वही होंगे, या फिर कोई नया चेहरा बीजेपी लेकर आ सकती है, यह बिल्कुल मुंबई में तय किया जाएगा जब बीजेपी के पर्यवेक्षक यहाँ पर मुंबई में जब आएंगे। लेकिन हाँ, इस बात पर आज कब से आम सहमति बन जाएगी कि पर्यवेक्षक कब भेजने हैं, कि आज भेजने हैं या फिर वह पर्यवेक्षक कल आ जाएंगे, इस बात पर आम सहमति बनेगी। लेकिन देखिए इससे बता दें, एक बड़ी खबर आपको और दे दूं, अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन अभी अमित शाह की जो मुलाकात देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे अजित पवार से मीटिंग होनी है शाम को, उसके पहले मुलाकात होने जा रही है। जो जानकारी सूत्र बता रहे दिल्ली में कि अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी की तीनों की एक मुलाकात होने जा रही है दिल्ली में। उस मुलाकात यानी आप समझिए कि इन नेताओं को मुलाकात करने के पहले दिल्ली में तीनों नेता मिल रहे हैं आपस में और महाराष्ट्र को लेकर चर्चा होने जा रही है। तो अपने आप में एक भी बड़ी जानकारी है कि इस पूरे मामले पर मोदी की भी मुहर लगेगी कि क्या क्या मंत्रालय किसके पास जाने वाला है, उस पर मुहर लगेगी, ताकि महाराष्ट्र में आकर जितने भी नेता हैं वो आराम से काम कर सकें और आने वाले 5 सालों में कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी हर्डल्स ना रहे, इसका बकायदा इस बार भरपूर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए अगर हम दो ढाई साल पहले की बात कर लें, जिस तरह से मेरे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं कि अभी संभव है कि गृहमंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा की भी मुलाकात जो है वो होते हुए नजर आएगी इस मुलाकात से पहले। तो क्या हम ये मान के चले चाय जो है वे पकाई तो जा रही है दिल्ली में, लेकिन पी जो जाएगी वो महाराष्ट्र में जाएगी? देखिए बहुत सीधी सी बात है, चाय पकाने के अलावा इसको खिचड़ी पकाना कह सकते हैं। खिचड़ी में जो चावल, दाल वगैरह वगैरह जो भिगोया जा चुका है, भिगो चुके हैं, एक लगभग एक समय हो गया कि कब आप आंच पे रखें। और आंच पे मुझे तो लगता है आंच पे रखने के पहले जितने मसाले डालने हैं, हल्दी कितनी डालनी है, धनिया कितना डालना है, मिर्चा कितना डालना है, ये भी तय हो गया, कितनी मात्राएं होंगी वो तय हो गया। और उनके रंगों से अगर आप देखें जो मैंने नाम लिए हैं उसको आप पार्टियों में जोड़ दीजिए तो उसी हिसाब से तब्दील हो जाता है मामला। तो वो सब कुछ तय हो गया। जो ये बातें की जा रही हैं कि मंत्रालय कहाँ होगा, किसका होगा, क्या होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। अब सिर्फ एक औपचारिक रूप से, क्योंकि इस समय संसद का सत्र कर रहा है और तीनों महानुभाव जिनका नाम अकुश श्रीवास्तव जी, जब अभी हम चर्चा कर रहे थे सर, तो आप ये बात कह रहे थे कि बीजेपी का ही फेस होगा सीएम का, तो क्या एक बड़ा सैक्रिफाइस, एक बड़ा त्याग जो है वे बीजेपी करते हुए नजर आएगी मंत्रिमंडल में? मुझे नहीं लगता कोई त्याग नजर आएगा अब किसे, क्योंकि बीजेपी के पास में 20 से 22 सीटें हैं, होनी चाहिए जो उसका आंकड़ा है। और उस हिसाब से वहां 20 से 22 सीटों पर बीजेपी के मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये जरूर हो सकता है कि जब 2 तारीख को शपथ ग्रहण हो तो उसमें बहुत बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी बहुत छोटा नहीं होगा और उसमें एक बड़ी संख्या में तीनों ही दल के लोग लेंगे। कम से कम 5 सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद वो नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है। सिर्फ इतना ही मुझे लगता है तय होने की गुंजाइश बची है कि आपके यहाँ से कौन कौन होगा। मैं एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रफुल्ल पटेल का केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय हो गया और वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर आ जाएंगे। पिछली बार जब उनको प्रधानमंत्री ने ऑफर किया था तो स्टेट मिनिस्टर का था और स्टेट मिनिस्टर का उन्होंने मना कहते ही कर दिया था कि था मैं पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं। अब अजीत पवार की स्थिति अच्छी है, अजीत पवार एक अच्छी स्थिति में है, तो अजीत पवार जो हैं वो इस बार जब केंद्र में शिंदे का मंत्री बनेंगे या शिंदे साहब खुद बनेंगे, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल को भी बनना लगभग तय हो गया। अभिषेक क्या मोहर लगा रहे हैं इस बात पर? अकुश श्रीवास्तव जी बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पार तो पार है, केंद्र में मिले या फिर स्टेट में मिले।
बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ है, नहीं सही कह रहे हैं कुलजीत, बिल्कुल ये बात तो लेकर देखिए पहले से बिल्कुल साफ है। देखिए इसमें जो बड़ा फायदा होगा वह बिल्कुल एकनाथ शिंदे को भी होगा और अजित पवार की पार्टी को भी होगा। बिल्कुल प्रफुल्ल पटेल को लेकर लगभग सहमति बन गई है। यही वजह है कि प्रफुल्ल पटेल, आप देखिए प्रफुल्ल पटेल हो या अजित पवार शांत बैठे हैं, यह कुछ भी लगातार बात नहीं कर रहे हैं। उनके नेता भी लगातार देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का अधिक संख्या है और बीजेपी का सीएम बने, और देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगातार वो बैटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए भुजबल जो है, छगन भुजबल जो कि एनसीपी के नेता है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ओबीसी को लेकर उन्होंने बड़ा काम किया है। जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो ओबीसी के लेकर बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया है। यानी खुले तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उसको लेकर अजित पवार की तरफ से यानी उनके गुट तरफ से लगातार बैटिंग की जा रही है। तो यह साफ है कि अजित पवार को जो चाहिए था, यानी उनके नेताओं को कुछ न कुछ केंद्र से दे दिया गया है ताकि वो शांत रहे और उनको आगे काम करता रहे। वही हालत एकनाथ शिंदे के लिए भी है, जो मलाईदार मंत्रालय से कहा जाता है, वो मंत्रालय कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय वह एकनाथ शिंदे को दे दिया जाएगा ताकि एकनाथ शिंदे भी चुप बैठे रहे। देखिए इसके पीछे दो चीजें समझनी होगी। मकसद ये है कि देखिए आप समझना ये भी होगा कि बीजेपी आखिरकार इतने शांत तरीके से क्यों देख रही है। बीजेपी में कोई उथल पुथल नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को पता है सरकार तो बनने वाली ही है। वह चाहते हैं जो भी हर्डल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को पहले हम दूर कर लें ताकि सरकार बनने के बाद, क्योंकि जनता ने देखिए भारत जनता ने एक मुफ्त वोट दिया है और अच्छे से मैंडेट उनको दिया है। तो आने के बाद सरकार में यह ना हो कि जो महाविकास आघाड़ी में देखा गया था, वह नेता कुछ और बोल रहा है, वह नेता कुछ और बोल रहा है, आपस में वहां चीज तान मचती है और ये वास्तव में से अच्छा नहीं जाता है। कल खबर ये भी सामने आ रही थी अभिषेक, जब आपसे मैं बात कर रही थी तो ये भी खबर थी कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में भी कोई पद जो है ऑफर हुआ है, लेकिन वह कह रहे हैं कि नहीं, वह अभी राज्य तक ही सीमित रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र में सीमित हुआ था क्योंकि कहा गया था कि आप केंद्र में आइए और केंद्र में आकर आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर दे सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है एकनाथ शिंदे को कि उनको आगे की राजनीति करनी है और वह अगर केंद्र में चले जाएंगे तो जो महाराष्ट्र राजनीति जो करते आए अब तक, वह शायद उससे दूर हो जाएंगे और उनके लिए सही नहीं होगा। पार्टी को बढ़ाना है महाराष्ट्र में कि आपको पता है पार्टी का जो कैडर है वो भले ही राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा, लेकिन महाराष्ट्र में ही उसका कैडर है। महाराष्ट्र के हिसाब से ही पहले मजबूत हो फिर आगे देखा जाएगा। तो महाराष्ट्र में अगर कहीं कमजोर हुए तो एकनाथ शिंदे अगर दिल्ली की तरफ रुख किया उन्होंने तो दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि वो महाराष्ट्र छोड़कर नहीं जाना चाह रहे। जी सर। अभिषेक एक बात बहुत काम की कह रहे हैं, वो ये है कि एकनाथ शिंदे का बड़ा उद्देश्य मंत्री बनना नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर के हो। उनका बड़ा उद्देश्य, बड़ा काम जो है अब शिंदे सेना को आगे बढ़ाना है। और शिंदे सेना को आगे बढ़ाने का मतलब है उद्धव सेना को खत्म करना, और उद्धव सेना को खत्म करने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का भी है और शिंदे सेना का भी है। तो ये बड़ी चीज होगी। इसके लिए असली काम, या ये लोग दिल्ली में जो बैठ रहे हैं, असली काम होगा कि एनसीपी की, शरद पवार के एनसीपी को कैसे किनारे किया जाए, जो आसान नहीं होगा क्योंकि अभी उनके सांसद हैं। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के भी सांसद हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि लगातार हम जो जर्नलिस्ट है वो नजर बनाए हुए हैं कि क्या कुल हलचल जो है वो हो रही है। हम महायुति को तो देख रहे हैं लेकिन एमबीए को इग्नोर नहीं कर रहे। जानकारी ये भी समझ आ रही है कि उद्धव ठाकरे जो है कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप एमबीए से अलग हो। ये ग्राउंड से जानकारी ये संभावना फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि औरंगजेब का जिस तरीके से उन्होंने बोझा अपने खोपड़ी पे रख रखा है वो बड़ा खतरनाक और उनके लिए बहुत पीड़ादायक होने जा रहा है। अभी चुनाव में नहीं बल्कि आने वाले बीएमसी के चुनाव में, जो बहुत बड़ा देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 40,000 करोड़ का बजट है, और जहां से मुंबई चलती है, उनकी नेतागिरी चलती है, और नेतागिरी सिर्फ करोड़ों में नहीं चलती है, कार्यकर्ताओं की, जो हजारों कार्यकर्ता वहां उसके ठेके पे होते हैं, हजारों कार्यकर्ता मकान और जमीन जो मुंबई में रहते हैं, वो सब जानते हैं, अभिषेक भी जानते होंगे। जब मकान वहां मुंबई में दिलाया जाता है तो वो शिवसेना के कार्यकर्ता ही उसको वहां पर जमीन जायदाद का ठेकेदारी करते हैं और हर साल उनको एक आय होती है, यानी कि एक तरीके से रेगुलर उनकी इनकम होती है। तो वो जब ये बीएमसी में खत्म हो जाएगा और शिंदे सेना का प्रभुत्व हो जाएगा, शिंदे सेना अभी पुणे में ज्यादा बड़ी है, मुंबई में कम है, लेकिन जैसे ही वो उधर शिफ्ट होगी इन बीएमसी के चुनाव के बाद, तो बची खुची उद्धव सेना को भी ठप करने की कोशिश की जाएगी। ये आसान काम नहीं होगा और ना ही ये चुप बैठेंगे, लेकिन फिर भी ये भी देख लीजिएगा उद्धव सेना की अकुश श्रीवास्तव जी हम बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी को लेकर वोटर्स के अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ आपने पार्टी को बनाया और उसकी अगेंस्ट आइडियोलॉजी की पार्टीज के साथ आप हो गए।
देखिए, आइडियोलॉजी की बात तो अब आइडियोलॉजी के नाम पे खेल होंगे। आइडियोलॉजी के नाम पे उधर सेना टूटेगी, आइडियोलॉजी के नाम पर एनसीपी टूटेगी, तो वो कहाँ वहां ये कहा जाएगा मूल एनसीपी तो साहब जो है वो अजीत पवार की ही है। इसी तरीके से मूल सेना जो है शिंदे की है। वो बार बार बाला साहब का नाम लेकर के जिस तरीके से आगे बढ़े हैं वो, और बाला साहब संघ ने उन्हें जिस तरह सपोर्ट किया है, उस तरह से वो अपने आप को और मजबूत करना शिंदे सेना का ज्यादा बड़ा काम होगा बनस्पत सरकार में। लेकिन सरकार में रहना इसलिए जरूरी है उनको, क्यों इसकी दबाव की राजनीति काम कर पाएगी, प्रशासन में काम कर पाएंगे। अगर एक नाथ शिंदे कहीं के मंत्री नहीं बनेंगे तो मुश्किल होगा उनका। इसलिए मेरा मानना है कि वो एक पद में जरूर आएंगे ताकि प्रशासन पर उनकी पकड़ रहे, और शिंदे के साथ साथ अब शिंदे के सुपुत्र महोदय जो हैं वो ज्यादा बड़ी भूमिका में कम से कम बाहरी तौर पर नजर आएंगे, जिसको अभिषेक, देवेंद्र आपसे एक फडणवीस अपडेट कंट्रोल चाहूंगी। करना भी जो जानते हैं। अभी अकुश श्रीवास्तव जी के साथ में जिक्र कर रही थी एमवीए का, यहाँ पर क्या लगता है अभी उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है पार्टी में? किस तरह का समर्थन कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मिल रहा है? क्योंकि रिजल्ट ने कई सारी चीजें जो है वो साफ कर दी है। और पलक देखिए, बिल्कुल ये साफ है कि देखिए ये तो साफ हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की हालत सही नहीं है, ये सबको पता हो चुका है। और उद्धव ठाकरे खातों से जिस बदौलत उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी बना, वो उद्धव ठाकरे अब अपने आप को अलग थलग मान रहे हैं। बात भी सच है, और एक बात भी सच है कि उनके उद्धव ठाकरे गुट के तमाम नेता हैं वो एक सुर में अब लगातार कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वक्त आ गया है कि महाविकास आघाड़ी से बाहर जाएं और महाराष्ट्र में जो भी स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं उन सभी में शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़े, ताकि जो शिवसेना के जो कोर वोटर हैं वह कम से कम उन्हें लगे और शिवसेना को वोट कर सके, ताकि शिवसेना महाराष्ट्र में जिंदा रहे। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को उनके सर्वाइवल की स्थिति जो कहते हैं, पार्टी की सर्वाइवल की स्थिति, वह जरूरी है। और हो सकता है एक नाथ माफ कीजिएगा उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसके ऊपर, चूंकि यह बयान लगातार ठाकरे गुट के नेताओं के आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर संजय राउत का बयान है। संजय राउत कहते हैं कि नहीं, हम महाविकास आघाड़ी में ही रहेंगे। लेकिन आपको पता, राजनीति में जो कुछ कहा जाता है वह होता नहीं है, कि हो सकता है उद्धव ठाकरे बहुत कुछ सोच रहे हो। यही कारण है कि अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने विस्तार से जानकारी दर्शकों को दी। अकुश श्रीवास्तव जी सर, बहुत शुक्रिया।